अब आप किसी ऐसी फर्म में पार्टनर है जिसकी ऑडिट होती है तो आपके लिए लास्ट डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर। आप किसी ऐसी फर्म में पार्टनर है जिसपे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं, आपके लिए लास्ट डेट हो जाएगी 30 नवंबर। जनरल केस के अंदर जो लिमिट है वो है 31 जुलाई। ये पेनल्टी को अपन पढ़ेंगे आगे वापस से आकर के लिंक करके बाकी चीजों से। अगला सेक्शन देखते हैं, ये एक दो सेक्शन कोई काम के नहीं है खास। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1A बल्क रिटर्न। बल्क रिटर्न क्या है भाई? बल्क मतलब एक साथ में। कई बार क्या होता है, जो सैलरीड क्लास लोग है की रिटर्न बल्क में अपलोड की जा सकती। मतलब क्या है, या तो अब मान लो किसी कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉई है, अब 1000 एम्प्लॉई की रिटर्न एक साथ एम्प्लॉयर फाइल कर सकता है बल्क में, और वो जो सेक्शन चूज करेगा ना भरते टाइम, वो 139(1)। देखो क्या बोला गया यहाँ पर, सैलरीड असेसी कैन फाइल देयर रिटर्न टू एम्प्लॉयर एंड देन एम्प्लॉयर शैल फर्निश सच रिटर्न इन बल्क टू आईटी डिपार्टमेंट। कई लोग ऐसे होते हैं, बोले सर मेरी तो सैलरी के अलावा कोई इनकम ही नहीं है। बोले एक काम करो, आप लोग एम्प्लॉयर को बोल दो, एम्प्लॉयर भर देगा। अब 1000 में से बोला 500 एम्प्लॉय ने कि भाई मेरी रिटर्न तो बल्क में भर दो, बल्क में भर दी जाए। एक साथ ही कौन भरेगा? एम्प्लॉयर भर देगा। 39(1)(a) के अंदर कोई काम का ऐसा सेक्शन नहीं है। नेक्स्ट बात होती है 139(1)(b) में ई फाइलिंग की। भाई अब आज के टाइम तो सभी ऑनलाइन काम होता है, तो सबको ही आज के समय पे क्या है, रिटर्न ऑनलाइन ही भरना है, ई फाइलिंग ही करनी है। काम का खास सेक्शन काम के नहीं। अच्छा ये वाली बात जो है ना, ये ऊपर आनी थी, ये यहाँ आ गई है। अर्लियर वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड शेल रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और 30th। बट नाउ ऑल दी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर। का मतलब क्या है? देखो समझो, पहले क्या होता था, जैसे ये हम बात कर रहे हैं ना, जो ड्यू डेट फर्म पे लगती है वही उसके पार्टनर पे लग जाती है। लेकिन पहले क्या था, ओनली वर्किंग पार्टनर पे ही लगेगी। नॉर्मल जो स्लीपिंग पार्टनर होता था उसके लिए क्या होती थी, नॉर्मल डेट। लेकिन आज के समय तो क्या हो गया है, आज के समय के अकॉर्डिंग समझो आप, तो सारे पार्टनर्स पर वही ड्यू डेट लगती है जो उसकी फर्म पर लगती है। अब कोई खास रह नहीं गया, और इस नोट का भी कोई खास अब आज ज्यादा नहीं रहे। पहले 30 सितंबर क्यों थी? पहले क्योंकि सबके लिए 30 सितंबर ही थी, फिर ऑडिट के केस में डेट चेंज होकर 31 अक्टूबर की गई। ध्यान रखिएगा, ऑडिट की डेट तो आज भी 30 सितंबर ही है। ऑडिट के केस में रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 अक्टूबर। आपको ऑडिट तो 30 सितंबर तक ही करानी पड़ती है, और फिर आपको एक महीना और मिलता है कि आपने ऑडिट तो करा लिया, अब रिटर्न भर दो। तो आपसे अगर कभी कोई पूछे कि भाई ऑडिट कब तक होती है, तो 30 सितंबर। ऑडिट के केस में इनकम टैक्स का रिटर्न कब तक जाता है, वो 31 अक्टूबर। यहां नहीं लिखी है बात, इससे लिंक मत करना, मैं जनरलाइज बता रहा हूं। यहां तो क्या लिखी है, पहले 30 सितंबर होती थी, अब 31 अक्टूबर होती है सारे पार्टनर। अगला सेक्शन भाई काम का है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 लॉस रिटर्न। अब ये लॉस रिटर्न क्या होता है? लॉस रिटर्न देखो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 139 सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि भाई जिसका भी लॉस है वो भी रिटर्न भर सकता है लॉस। बोले सर इसमें स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात क्या है? देखो एक सेक्शन 80 होता है जो आपने अंदर में पढ़ा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। वहां हमने एक बात पढ़ी थी कि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकते हो आप रिटर्न ड्यू डेट तक टाइम पर भर दो। अगर आप रिटर्न टाइम पर नहीं भरते हो तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड। ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 80 में यहाँ लिख के दे रखा है क्या? देखो एक बार, आप एज पर सेक्शन 80 पीजीबीपी लॉस और कैपिटल लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड इफ रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। पीजीबीपी और कैपिटल ही क्यों लिखा? कभी कारण। अदर सोर्स का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता, ध्यान रखना, लिख के रख लेना चाहे। अदर सोर्स का लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है, जो है इस साल कर लो, बच गया तो लैप्स हो जाता। सैलरी में कभी लॉस हो ही नहीं सकता सर, ये भी बात खत्म। सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी तो, दो लॉस ऐसे हैं जिनके केस में अगर आपने टाइम पे रिटर्न नहीं भरा तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेब्ट। ये दो चीजें तो ऐसी है जिनके केस में आप रिटर्न टाइम पर नहीं भी भरते हो, देन ऑल्सो लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। लेकिन अब बच कौन गया? फिर बच गया सर पीजीबीपी और कैपिटल गेन, यही दो मेन होते हैं लॉस के भी। इन दोनों हेड के लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कब कर पाओगे? जब आप रिटर्न टाइम पर भरो। अगर रिटर्न टाइम पर नहीं भरा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं। हाँ लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी है। मान लो सर किसी का जेन्युइन केस था, इस वजह से सर मैं टाइम पे रिटर्न नहीं भर पाया,
मेरा लॉस तो है, क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूं क्या? तो फिर उसको अप्रूव भी किया जा सकता है, मतलब डिले को खंडन करना बोलते हैं। डिले को खंडन करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई ये होमवर्क दिया है 7 दिन में कर लेना। एक बच्चा आया बोले सर मेरा तो हाथ ही फ्रैक्चर हो गया, मैं लिख ही नहीं सकता। तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, चलो तुमको 3 दिन और दिए एक्स्ट्रा। तो वो 3 दिन का डिले कर रहा है, वो मैं खंडन कर रहा हूँ, बोले तू 10 दिन में। डिले खंडन करना बोलते हैं, आगे बहुत जगह आएगा ये। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर आपको लॉस हो गया है तो भी रिटर्न भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि एज पर सेक्शन 80 ये बोलता है कि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाओगे जब आप रिटर्न टाइम पर भर दोगे, इसलिए आपको रिटर्न टाइम पर भरना जरूरी होता है। लेकिन दो लॉस ऐसे हैं जिनके लिए आप रिटर्न टाइम पर नहीं भरोगे तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कौन कौन से लॉसेज है वो? पहला हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, दूसरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये ध्यान रखना, काम भी आएगा आगे। देखिए इस बात को पढ़ते हैं, इतनी बात को क्या क्या लिखा हुआ है। पहली बात पढ़ ली अपन ने, नोट लॉस कैन बी सेट ऑफ इवन रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। सिर्फ और सिर्फ किस पे रोक है? कैरी फॉरवर्ड। सर मैं रिटर्न लेट भर रहा हूं तो मैं सेट ऑफ तो कर सकता हूं बट मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। सेट ऑफ क्या होता है? करंट ईयर का लॉस। सपोज करो सर मेरे है ना पीजीबीपी में भी लॉस था, कैपिटल गेन में भी लॉस था, मैं रिटर्न लेट भी भर रहा हूँ। रिटर्न लेट भर रहे हो तो इस साल अगर कोई इनकम है उसके साथ सेट ऑफ कर पाओगे उस पर। बट रोक किस पर है? कैरी फॉरवर्ड। रोक कैरी फॉरवर्ड पर ही है, और मैंने भी बार बार अभी वर्ड कैरी फॉरवर्ड ही बोला है, ध्यान रखिएगा। सेट ऑफ पे कोई रोक नहीं है। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर रिटर्न लेट भरोगे तो भी। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब 35AD ऑल्सो कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इफ रिटर्न फाइल लेट। पर ये स्पेशली अलग से क्यों लिख रखा है? ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसके लिए पहले प्रोविजन, पहले ऐसा प्रोविजन था कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। बट आज के टाइम पे इस लाइन को याद रखेंगे ही नहीं, नहीं रखेंगे सर। हम तो नॉर्मल बात याद रखेंगे ना, हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब्ड ही बिना रिटर्न के हो सकते हैं, अदरवाइज कोई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है। The condition stipulated enumerated in section 80 apply only for the year in which the loss was sustained या incurred. It does not apply to the ROI of the year in which such carry forward is claimed. का मतलब ध्यान से समझिएगा भाई। ये क्या बोलना चाह रहा है? सपोज करिए कि आपको इस साल में लॉस हो गया, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न टाइम पे भरना होगा। अब अगले साल क्या हुआ कि अगले साल आपने टाइम पे नहीं भरा रिटर्न, इस साल तो टाइम पे भर के कैरी फॉरवर्ड करा लिया। ये क्या बोलना चाह रहे हो? सेक्शन 80 अप्लाई ओनली फॉर द ईयर in which the loss was sustained incurred. It does not apply to the ROI of the year in which carry forward is claimed. का मतलब क्या है कि आप कैरी फॉरवर्ड किए हुए लॉस को आगे जाके कहीं तो सेट ऑफ करोगे। अब बोल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप चाहे लेट फाइल करके भी क्लेम कर सकते हो। सपोज करो नेक्स्ट ईयर आपने रिटर्न लेट भरा, आपके पास में पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड किया हुआ लॉस पड़ा था, और इस साल आप रिटर्न भर रहे हो लेट, तो क्या कर सकते हैं सर? तो यहां पर देखिए, सपोज करिए कि आपके पास में पीजीबीपी का लॉस था, 2024-25, ठीक है। अब आपने कैरी फॉरवर्ड कर ली 2025-26 में, कम हो गई। ये जो लॉस है, लॉस कैन बी सेट ऑफ इवन इफ रिटर्न इज फाइल्ड लेट। मतलब क्या हुआ कि इस साल का लॉस अगले साल आप सेट ऑफ करवा रहे हो, और सेट ऑफ के लिए लेट भर के भी करवा सकते हो। देखो क्या बोला गया है
इट डज नॉट अप्लाई टू द आरओआई ऑफ द ईयर इन विच कैरी फॉरवर्ड इज क्लेम्ड। कैरी फॉरवर्ड क्लेम्ड का मतलब क्या है? ये कैरी फॉरवर्ड किया हुआ आप अगले साल क्लेम कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो ये लॉस। इनकम पीजीबीपी की आप मान के चलिए, क्योंकि एडजस्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये अगले साल का रिटर्न टाइम पर भरना जरूरी नहीं है, मतलब कैरी फॉरवर्ड किए हुए लॉस को आप अगले साल सेट ऑफ करा सकते हो इवन इफ रिटर्न इज फाइल्ड लेट। ये इस बात की कंक्लूजन। अब ये आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, जहां से आपका क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। अब सर किसी का लॉस था, कैरी फॉरवर्ड करना था, रिटर्न टाइम पे नहीं भरा, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। बोले इस डिले को कंडन कर सकते हैं अगर जेन्युइन हार्डशिप थी। अब यहां पर मॉनेटरी लिमिट बांटी हुई है भाई। अगर 10 लाख रुपए तक का लॉस है रिटर्न में, तो ये सीआईटी और पीसीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर, ये कंडन कर सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा और 50 लाख तक है तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कर सकते हैं। आगे इसी चैप्टर में मैं आपको अथॉरिटी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे इनके नाम भी आएंगे। ये कमिश्नर है नॉर्मल लेवल का, मान लो ये उससे भी ऊपर के लेवल का, और ये सबसे ऊपर के लेवल की सी। 50 लाख से ज्यादा की बात है तो सिर्फ। अब यहाँ से केस स्टडी भी बना सकते हैं। आपको ऐसे दे देंगे कि ये पर्टिकुलर असेसी है, रिटर्न टाइम पर नहीं भरा, ये अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, अब ये क्या करे। या फिर मान लो उसका लॉस 5 लाख रुपए का है, कौन करेगा। इस तरीके से एक तो दो चांस है, या तो केस स्टडी बना देंगे यहाँ से, या फिर यहाँ से एमसीक्यू बना के पूछेंगे कि एक पर्टिकुलर असेसी, उसका लॉस 20 लाख रुपए का है, कौन सी अथॉरिटी होगी जो डिले को कंडक्ट। ये दो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। ये वाला पार्ट आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है 139। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न आपने इंटर लेवल पर भी पढ़ी होगी, आप जानते हैं इसके बारे में। ऐसी रिटर्न जो कि नाम से ही दिख रहा है बिलेटेड है, जैसे किसी का बर्थडे था नहीं बोला, क्या बोलते हैं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसी तरीके से रिटर्न भरना था नहीं भरा, आगे भर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बिलेटेड रिटर्न। जो रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी जाती है उसे हम बिलेटेड रिटर्न के जानते हैं। अब सर रिटर्न लेट तो हो गई है, क्या लेट फाइल की जा सकती है, क्या सवाल ये है। आंसर इज यस, रिटर्न लेट फाइल करी जा सकती है। सर लेट में भी कितना लेट, बोले दो ड्यू डेट बता रहे हैं, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब ये कई बार गलती कर देते, सिर्फ 31 दिसंबर लिख देते हैं, और डेट हमेशा असेसमेंट ईयर की ही ये बोलेंगे, क्यों, क्योंकि रिटर्न तो असेसमेंट ईयर में ही भरता है ना। तो 31 दिसंबर किसका, असेसमेंट ईयर का, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या है, सपोज करो कि किसी का प्रीवियस ईयर 24-25 का रिटर्न था, ठीक है। अब 24-25 का जो रिटर्न है, इसका असेसमेंट ईयर बन गया अपना 25-26, और ड्यू डेट मान लो उसके थी 31, की डेट निकल गई। अब वो क्या कर रहा है, बैठा है कि भाई डेट निकल गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और इसी बीच में क्या हुआ, 1 अक्टूबर 25 हो गया। मान लो अंडर सेक्शन 144 आगे आएगा बेस्ट जजमेंट, 1 अक्टूबर 2025 को एओ ने, असेसिंग ऑफिसर ने उसका बेस्ट जजमेंट। अब यहां पर एक बात देखो, ये यूं आके बोल रहा है कि सर आप 1 अक्टूबर को क्यों कर दिया असेसमेंट, अभी तो बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, कर दूंगा बाद में जाकर के। बोले ऐसा नहीं है, अगर इस डेट से पहले ही असेसमेंट हो गया, जो कि जनरली कम ही होता है वैसे, लेकिन हो गया, पर जिस दिन असेसमेंट हो गया वही लास्ट डेट। आप फिर यूं नहीं बोल सकते कभी सर मेरा तो 31 दिसंबर आना बाकी है। तो बात क्या बनी सर, असेसमेंट ईयर का 31 दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, या फिर यूं बोल सकते हैं डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, तो ये जैसे 1 अक्टूबर, इन दोनों में से जो भी पहले आए। अब 1 अक्टूबर पहले आ गया तो यही सर, मान लो असेसमेंट 2026 में जाके हो रहा है, पहले क्या पड़ जाएगा, 31 दिसंबर। इन दोनों में से जो भी पहले हो वो होगा। अब यहां पर एक और बात आती है सवाल, व्हाट इज द लेट फी फॉर बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न फाइल तो कर सकते हो, कि लेट फीस क्या है, वो लेट फीस हमें बताई गई है सेक्शन 234 एफ में।
और वो अभी ऊपर छोड़ के आए, वहां चलते। तो बिलेटेड रिटर्न भरने की जो फीस है, लेट फीस है, वो सेक्शन 234F में बता रखी है कि अगर आप लेट रिटर्न भरते हो तो लेट रिटर्न भरने पर कितनी फीस लगी। लेट रिटर्न भरने की फीस बड़ी सिंपल है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 1,000 रुपए, और 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 रुपए। तो सिंपल सी फीस है। अब पीछे चलते हैं वापस से। अब देखो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये पुराना वाला ही लिखा हुआ रह गया। एज पर वेयर ए पर्सन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेयर ए पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम 39 एंड फेल्स टू डू विद इन द ड्यू डेट। का मतलब क्या निकला कि 234F उसी एसएसी पर लगेगा जिसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी था और उसने नहीं। इफ एनी पर्सन इज फाइलिंग रिटर्न वॉलेंटरीली, किसी की इनकम थी 50,000, कोई कंडीशन पूरी नहीं कर रहा था, उसके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं था एज पर, फिर भी वो भर रहा है और लेट भर रहा है, वो उसके लिए 31 जुलाई थी, वो नवंबर में जाके रिटर्न भर रहा है, क्या उसकी लेट फीस लगेगी? लेट फीस 234F में लेट फीस तभी लगेगी जब किसी असेसी के लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी था एज पर लॉ और फिर भी उसने नहीं फाइल, तभी जाकर के लग। अब लेट फीस लगेगी कितनी सर की बात कर लेते हैं। टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है 1,000 रुपए लगेगी। टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 5 लाख रुपए को तो 5,000 रुपए लगेगी। आप यहीं पर लिख ली बात, इतनी ये वाला लिख। पुराना प्रोविजन है। पहले क्या होता था कि जो बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट है ना, वो होती थी लास्ट डेट ऑफ द असेसमेंट ईयर। 31 दिसंबर नहीं होती थी, इसके बाद 3 महीने और मिलते थे। मतलब दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट, फिर उसमें से 3 महीने कम कर दिए, लास्ट डेट क्या कर दी 31। तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 31 दिसंबर तक फाइल कर दोगे तो 5 है, उसके बाद में 10 है, बट अब तो 31 दिसंबर के आगे जा ही नहीं सकते, इसीलिए पेनल्टी 5 पे ही रुक गई और वो 10 वाली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है तो 1,000 रुपए, और 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 रुपए की लेट फीस लगेगी। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना है कि इस स्टडी भी बना के दे सकते हैं कि भाई एक असेसी था जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं था, उसने रिटर्न फाइल कर दी और अब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई तुमको तो 234F में पेनल्टी देनी। वहां पर हमको ये रेफरेंस देना पड़ेगा कि 234F में पेनल्टी तभी लगती है जब रिटर्न भरना मैंडेटरी था और नहीं भरा। चलिए अब आ जाते हैं 139 सबसेक्शन 5 पर, रिवाइज रिटर्न। 139 सबसेक्शन, रिवाइज किस चीज को किया जाता है? रिवाइज उस चीज को किया जाता है जिसमें गलती हो जाती है। भाई आपसे कोई गलती हो गई होगी, उसी को तो रिवाइज करोगे। तो यदि आपसे रिटर्न भरते टाइम कोई गलती हो गई थी, आपको वो गलती ठीक करनी है, उसके लिए क्या भरा जाता है? रिवाइज रिटर्न 139। अगर आपने टाइम पर नहीं भरा रिटर्न तो क्या भरोगे? बिलेटेड रिटर्न 139(4) का। अगर आपने रिटर्न भर दिया था लेकिन उसमें गलती हो गई तो क्या भरोगे? 139(5) का रिवाइज रिटर्न। अब रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट वही सेम है जो कि बिलेटेड रिटर्न की है। बिलेटेड रिटर्न कब तक भरा जा सकता है सर? अभी अभी पढ़ के आए हैं 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। वही सेम टू सेम ड्यू डेट है आप, 31 दिसंबर और नीचे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अब एक बात आई सर, मान लीजिए कि किसी ने ये लॉस का रिटर्न फाइल करा था 130, लॉस गलत दिखा दिया उसने, या किसी ने लेट रिटर्न फाइल करा था, क्या वो भी रिटर्न को रिवाइज कर सकते? एनी टाइप ऑफ रिटर्न कैन बी रिवाइज। मतलब चाहे 139(1) की ऑन टाइम रिटर्न हो, 139(3) की लॉस की रिटर्न हो, 139(4) की बिलेटेड रिटर्न हो, किसी भी टाइप की रिटर्न हो, एनी टाइप ऑफ रिटर्न कैन बी रिवाइज। कुछ सालों पहले, कुछ साल में भी मान लो लगभग 4-5 साल हो गए होंगे, उस 4-5 साल पहले बिलेटेड रिवाइज नहीं होता, बिलेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। तो लेकिन आज के समय तो क्या है, आपकी ओरिजिनल रिटर्न हो, लॉस रिटर्न हो या बिलेटेड रिटर्न हो, सब रिवाइज हो सकता है। अब एक और प्रॉब्लम ये आई, किसी ने रिटर्न फाइल करा और उसने जो रिटर्न फाइल करा उसमें गलती थी, नया रिवाइज रिटर्न फाइल करा उसमें भी गलती कर,
तो होता ना कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा, गलत हो गया, उसको काट के वापस से करा, वो भी गलत। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि जिसको काट दिया था वो सही था और वापस कर, ठीक है। तो ऐसा ही मान लो हो गया उसके साथ कि भाई वो पिछले वाला ही सही था, अपन ने तो रिवाइज कर दिया। या फिर इसमें भी गलती है, अब कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? तो रिवाइज करने पर, रिवीजन पर कोई लिमिट नहीं। रिटर्न ऑफ इनकम आप चाहे सुबह नाश्ते के साथ, फिर लंच में, डिनर में रिवाइज करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है, देयर इज नो लिमिट। लेकिन ध्यान रखना कि मान लो आपने पहले 2 बार रिटर्न रिवाइज कर दी और अब तीसरी बार रिवाइज कर दी। तीसरी बार में आके आपको डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ लिया, बोला कि भाई तेरी रिटर्न दिखा, आपकी जो लेटेस्ट रिटर्न थी वो देखी उन्होंने, बोला इसमें तो एक गड़बड़ है। आपने देखा यार वो जो दूसरे नंबर पर रिटर्न भरी थी, सही था, इसी में गड़बड़ है। आप बोल रहे हो सर दूसरे नंबर वाली कंसिडर, मेरे सब सही था, इसमें ये गलती हो, तो डिपार्टमेंट उसको नहीं मान। मतलब क्या है कि जो लेटेस्ट रिटर्न है वही मानी जाती है। जब भी आप रिटर्न को रिवाइज करते हो, वो आपकी प्रीवियस वाली जितनी भी रिटर्न्स है उनको सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है, उनकी जगह सब नई रिटर्न ही ली जाती है। जितनी भी बार आप रिवाइज करते जाओगे वो पिछले वाले को सब करके उसकी जगह नई रिटर्न ही कर। देखिए क्या बोला गया है, एनी पर्सन जिसने रिटर्न फाइल करी हो 139(1) में, 139(3) और 4 में, उसे बाद में जाके पता चलता है कि भाई ओमिशन, ओमिशन मतलब होता है भूल गए, ऐसी कोई चीज, रॉन्ग स्टेटमेंट, या अपन ने गलत बता दिया, या तो दिखाना ही भूल गए या फिर आपने गलत बता दिया। इन सच रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अर्लियर, जो कि आपने पहले रिटर्न भरा, देन सच पर्सन कैन फाइल रिवाइज रिटर्न विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट। ये सेम टू सेम बिलेटेड की टाइम लिमिट है, इसमें कुछ का नहीं है। रिलेटेड रिटर्न जो आप भरेंगे वो भी रिवाइज हो सकता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर। रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल्ड, रिवाइज्ड ही नए की जगह कंसिडर किया जाएगा। रिटर्न जो है एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करा जा सकता है। A return can be revised even after receiving intimation or refund under section 143(1) as section 143 is not completion। इस लाइन को आप आगे जाकर के और बेहतर समझ पाओगे, तो इसको ऑन होल्ड रख रहे हैं अपन अभी, क्योंकि 143(1) आगे आएगा। 143(1) क्या होता है मैं आपको जनरलाइज तरीके से बता देता हूँ। जब भी अपन इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसके बाद में आपके पास एक इंटीमेशन आती है कि भाई आपका रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो गया, सब क्या प्रोसेस हो। आप कभी भी कोई एप्लीकेशन या फॉर्म भरते हैं तब भी ऐसे मेल पे इंटीमेशन आती है, उसी तरीके से सेक्शन 143(1) में आई हुई इंटीमेशन, एज गुड एज नो असेसमेंट, एज गुड एज नो असेसमेंट, ये लाइन लिख के रखना, आप आगे काम आएगी। इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इज एज गुड एज नो असेसमेंट, इज एज गुड एज नो असेसमेंट। का मतलब क्या है, आपके पास में इंटीमेशन आ जाने का यह मतलब नहीं है कि आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया। असेसमेंट क्या होता है सर? एक तो हम रिटर्न भरते हैं खुद ही, की इनकम निकाल के, सब वो बोलते हैं सेल्फ असेस। और एक होता है कि भाई आपने रिटर्न भर दी, उसके बाद प्रोसेस हो रहा है, एओ जो होता है असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स वालों का आदमी, वो आपकी इनकम निकालता है, चेक करता है, सेलेक्ट करके कुछ, वो बोलते हैं ऑर्डर पास कर। यहाँ पे क्या बोला गया है, 143(1) में आई हुई इंटीमेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका असेसमेंट हो, सिर्फ इंटीमेशन है। जैसे मान लो आपने फॉर्म भरा, आपके पास में इंटीमेशन आ गई, योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके फॉर्म में गलती नहीं है। तो इसी तरीके से यहां पर है कि 143(1) में अगर इंटीमेशन आती है, ये काफी बार इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये आगे जाके आएगा 143(1) वहां पर और बताऊंगा। केस स्टडी भी बनती है इस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड कि सर ये पर्टिकुलर असेसी था, 143(1) में इसको इंटीमेशन आ गई, अब ये बोल रहा है मेरा तो असेसमेंट हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जहां जहां 143(1) आएगा आपको मान के चलना है, कुछ नहीं, बस इंटीमेशन। सेक्शन भी याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। 143 सबसेक्शन क्या आती है, 143(1) में सबसेक्शन 1 में इनकम टैक्स रिटर्न की
इंटीमेशन आपका रिटर्न फाइल हो चुका है, प्रोसेस। अब ये क्या बोल रहा है लेकिन, रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड इवन आफ्टर रिसीविंग इंटीमेशन और रिफंड। इंटीमेशन का मतलब हो गया आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया, रिफंड का मतलब कई बार होता है कि भाई आपका रिफंड बन रहा है उल्टा, आपका टैक्स 1 लाख जमा है, बाद में पता चला 80 बन रहा था, 20 रिफंड आ गया, बाद में आपको लगता है रिवाइज करने की जरूरत है, वो कर सकता है। लेकिन देखो क्या बोला है, इंटीमेशन। अब अपन ऊपर एक बात पढ़ के आए कि सर रिवाइज करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसी आके बोल रहा है कि मेरे पास 143(1) की इंटीमेशन आ गई है, तो क्या मैं ये मान लूं मेरा असेसमेंट हो गया और लास्ट डेट चली गई है? बोले नहीं, 143(1) में इंटीमेशन आने का मतलब ये है ही नहीं कि आपका असेसमेंट। इसीलिए यहां पर ये बात भी लिखी गई है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में सिर्फ इंटीमेशन आई है 143(1) की, तो इट डजंट मीन कि उसका असेसमेंट हो गया है, वो स्टिल अभी भी अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। इसीलिए इस बात का लिंक यहां से है, क्योंकि लास्ट डेट क्या होती है, असेसमेंट कंप्लीट। सर 143(1) की इंटीमेशन आ गई, असेसमेंट कंप्लीट हो गया क्या? बोले नहीं, नो असेसमेंट के इक्वल मान। ये बात यहां पर बोली गई है कि आपके पास इंटीमेशन या रिफंड आ गया तो भी आप रिटर्न। लेकिन हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि 143 सबसेक्शन 3 में होता है स्क्रूटिनी असेसमेंट, और एक सेक्शन 144 में होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगर ये हो गया है तो रिटर्न कैन नॉट बी। स्क्रूटनी और बेस्ट जजमेंट जब आएंगे आगे आने वाले डिटेल सेक्शन तभी बताऊंगा। तो अगर ये हो गया है तो नहीं, ये असेसमेंट है, ठीक है। 143(1) अलग है, 143(3) और 144 अलग है, ध्यान रखना। तो ये तीनों सेक्शन पर आगे जाकर के भी हम डिस्कस करेंगे। Revising the original return can be done only by way of filing a revised return under section 145 and not by way of filing a plain letter for मतलब क्या है, किसी ने बोला देखो सर मेरा रिटर्न तो है ही, एक काम करो मेरे ये एडिशनल बताना है, तो इसके एडिशनल के लिए उसने क्या करा, एक पेज अलग से भर दिया। बोला सर वो तो पिछला मान लो और ये एडिशनल और एक मान। बोले नहीं, पूरा का पूरा रिटर्न रिवाइज होगा, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट लगाकर, एक्स्ट्रा पेपर लगाकर के आप रिवाइज नहीं कर सकते कि भाई सर ये मान लो और बाकी मेरा वो नहीं हो। तो ये था सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न। अगला इसी रिटर्न की कड़ी में आता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है? जैसा नाम से ही दिख रहा है, ऐसा रिटर्न जिसमें डिफेक्ट हो। डिफेक्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया और रिटर्न के अंदर दिख रहा है कि आपका तो 1 लाख का टैक्स बन रहा है, आपने टैक्स ही जमा नहीं कर। एक्चुअल में होता क्या है, पहले टैक्स जमा होता है, फिर उसकी एक रिसिप्ट होती है, आपको एक चालान नंबर मिलता है, वो चालान नंबर आपको रिटर्न में डालना पड़ता है कि भाई ये जितना भी टैक्स मेरे इस रिटर्न में दिख रहा है वो मैंने जमा करा दिया है। आपने टैक्स तो भरा ही नहीं, और उससे पहले ही क्या भर दिया, रिटर्न भर दिया। या आपका टैक्स रिटर्न में तो 1 लाख बन रहा है और आपने 80,000 का ही भरा है टैक्स, तो आपका मिसमैच आ जाएगा वहां पे, वो भी डिफेक्टिव रिटर्न मान। या फिर मान लीजिए आपने रिटर्न के साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स लगाने थे और लगाए ही नहीं आप, वो भी रिटर्न डिफेक्टिव मान। आपकी ऑडिट हुई थी इनकम टैक्स की, ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं लगाई आप। आपकी कॉस्ट ऑडिट हुई थी, कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट लगाई नहीं आप। मतलब अधूरा है अल्टीमेटली रिटर्न। अगर रिटर्न अधूरा है तो आपके पास में मेल पर एक नोटिस आता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 का। देखो नोटिस में क्या होता है, नोटिस के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है कि भाई ये रिटर्न डिफेक्टिव क्यों माना जा रहा है। देखो ये एक नोटिस है,
के पास में आया 139। अब इसमें क्या होता है देखो, इस टाइप से नोटिस आता है, सीपी से आता है बैंगलोर में, सेंट्रल। क्या होता है कि जो भी अपन रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग, अब सीपीसी प्रोसेस करता है, मतलब कंप्यूटर होता है ये अपने आप में जो प्रोसेस करता है, करोड़ों रिटर्न है। प्रोसेस करते करते अगर उसको कोई गलती मिल जाती है तो आपके मेल पर आ जाता है डिफेक्टिव रिटर्न। जैसे इसने ITR 3 भरी है, मान लो इसको भरनी थी, क्या होता है कि ITR के भी नंबर होते हैं, ITR 1, ITR 2, या आपको कौन सी रिटर्न भरनी है। मान लो किसी की PGBP हेड की इनकम है तो उसके लिए अलग रिटर्न है, कोई 44AD प्रिजम्पटिव इनकम लेना चाहता है उसके लिए अलग रिटर्न है। तो अलग अलग पर्पजेज के लिए अलग अलग रिटर्न बनाए हुए। आपने गलत रिटर्न में आपका डिटेल भर दी, आपको ITR 4 भरना था, आपने ITR 3 भर दी, तो भी नोटिस आ जाएगा। और फिर नोटिस आएगा तो उसमें कारण भी लिखा हुआ होता है। इसमें देखो ऐसे हेडिंग होगी 139 सबसेक्शन, इसके साथ में एनेक्शर भी होता है, तो उसमें कारण बताया हुआ होता है कि भाई आपका नोटिस डिफेक्टिव माना जा रहा है। अब डिफेक्टिव रिटर्न को भी ठीक करने के दो तरीके, ये जो कमी बता रहे हैं इसको जाकर के ठीक कर दो। कैसे करोगे आप? को ठीक करने के लिए अपने को क्या करना होता है, आप में से किसी का पैन कार्ड बना हुआ है ना, पैन कार्ड बना रखा है ना आप लोगों ने, आप क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हो। का पैन कार्ड बना हुआ है वो लोग क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर के लॉग इन करेंगे, में ID पासवर्ड डालना होता है। पहली बार जाओगे तो फर्स्ट टाइम यूज करके आपको अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो ये जरूर करें। ये देखो यहाँ लॉग इन कर का लिखा हुआ है, आप यहाँ जाकर के लॉग इन करोगे, अपने ID पासवर्ड डालोगे, के बाद में आपको जो है ऊपर ऐसे ऑप्शंस आएंगे अलग अलग, वहां पर आपको दिखेगा नोटिस पे क्लिक करोगे, वो दिखा देगा आपका जो 139(9) में नोटिस। ठीक है, साइड में एक बॉक्स होगा ब्राउज का, मतलब जो भी चीज आपकी अधूरी है ब्राउज में जाके अटैच कर दो, फिर अपना रिप्लाई टाइप कर दो और सबमिट कर दो। तो इस तरीके से आप आपके डिफेक्ट को ठीक कर सकते हो। दूसरा तरीका ये, रिटर्न को ही अगर आपकी रिवाइज रिटर्न डेट नहीं गई है, या तो रिटर्न को रिवाइज करके बात खत्म कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो एडिशनल चीज उनको चाहिए वो आप दे दो। दोनों तरीकों से जो है रिटर्न का काम हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप रिटर्न को रिवाइज कर दोगे तो पिछले वाला खत्म हो गया, आपका नया वाला माना जाए। तो रिवाइज रिटर्न का नोटिस आता है और आपको 15 दिन के अंदर उस डिफेक्ट को करेक्ट करना होगा। अगर आप 15 दिन में डिफेक्ट को करेक्ट नहीं करते हैं तो डिले को कंडन कर सकता है, और आपको एडिशनल 15 दिन जनरली दे दिए जाते हैं, और कभी कभी और भी ज्यादा दे दिए जाते हैं। बट एज पर लॉ लिमिट देखे तो वो 15 दिन के लिए आपको डिफेक्ट को। चलिए देखिए इसको पढ़ते हैं। रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव, कब कब माना जाएगा? रिटर्न नॉट फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, जैसे हमने बताया कि ITR 4 भरनी थी लेकिन 3 भर दिया, गलत भर दिया रिटर्न, आपको यहां पर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। प्रूफ ऑफ टैक्स नॉट अटैच विथ रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताया कि आप टैक्स भरते हो, आपको एक चालान नंबर मिलता है, चालान नंबर आपको रिटर्न में बताना पड़ता है, फिर मैचिंग होती है कि हाँ भाई ये जितना चालान नंबर बता रहा है के अकॉर्डिंग जितना टैक्स बनता है रिटर्न में उतना ही भरा हुआ है, मैचिंग होती। अगर आपने टैक्स का प्रूफ ही अटैच नहीं करा या टैक्स भरा ही नहीं तो भी डिफेक्टिव हो जाएगा। रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB नॉट सबमिटेड, 44AB में होती है इनकम टैक्स की ऑडिट, इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट आपने सबमिट नहीं करी, या कॉस्ट ऑडिट जो होती है सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट में वो सबमिट नहीं, इन कारणों की वजह से आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह नहीं लगाए, साथ में P&L नहीं लगाया, बैलेंस शीट लगाई, लगाना था, तो भी आ सकता है। अगर रिटर्न डिफेक्टिव है तो AO इंटीमेट करेगा डिफेक्ट असेसी को, और अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई मिलती है जिसको 15 दिन में आपको ठीक करना होता है। और एक्सटेंडेड टाइम इफ असेसी डज नॉट रेक्टिफाई द डिफेक्ट देन रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न। तो 15 दिन का टाइम है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको उतने टाइम में भी नहीं करा तो क्या बोल रहे हैं, वॉइड एब इनिशियो मानेंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, इनवैलिड रिटर्न हो गई आपकी। इनवैलिड होने से क्या हो जाता है, अगर आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली गई है तो ऐसे मान लिया कि आपने रिटर्न ही नहीं भरी, और जब ऐसे मान लिया जाता है तो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे। अब वो क्या करेंगे फिर आपका अंडर सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मतलब अब वो अपने हिसाब से आपकी इनकम निकाल देंगे और टैक्स निकाल देंगे, नोटिस भेज देंगे इतना टैक्स जमा।
अगर आप ये ठीक नहीं, ठीक है, या तो रिवाइज कर दो फटाफट से, या फिर उस डिफेक्ट को ठीक कर दो, ये काम आप कर सकते हैं। तो ये है अपना डिफेक्टिव रिटर्न का सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और सेक्शन 139 की सीरीज को पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट। लगभग लगभग अपना ये टॉपिक फिर पूरा हो जाएगा। देखो कौन से बच्चे हैं, ये तो सेक्शन है, काम के ही नहीं है। ये वाला सेक्शन आप पढ़ के आओगे, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ये। परमानेंट अकाउंट नंबर में क्योटिंग ऑफ पेन इज मैंडेटरी। कहाँ कहाँ पेन नंबर क्योट करना मैंडेटरी है, इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, तो आपको पढ़ना है, लर्न करना है भाई, कि यहाँ यहाँ पेन नंबर देना जरूरी होता है। ये कुछ मॉनेटरी लिमिट्स है, ट्रांजेक्शन, ये आपको लर्न करके आनी है। आपके एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ से ध्यान रखें, प्रैक्टिकल लाइफ में ही काम आएगी 18 ट्रांजेक्शन। फिर 140 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में भी आया हुआ है। 39 डबल ए छोटा सा है, 139 बी आपके लिए नया है, सेल्फ असेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड। चलिए आज हम करेंगे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।